हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जनवरी 2017 क्वेश्चन पेपर, थर्ड क्वेश्चन पेपर। इवन अभी तक जितने भी JRF एग्जाम्स हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे अरेंज नहीं हो पाया था जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर, सो मैंने बुक से फ़ोटोज़ क्लिक करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, आपको सिलेबस भी देखना है। उसके बाद जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। फ्रेशर है तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चंस को रीड करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ललित मोहन सेन, चित्तो प्रसाद, हरेन नारायण दास तथा KG सुब्रमण्यम में से कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरिग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम। सेरिग्राफी बेसिकली भारत में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे KG सुब्रमण्यम। अब पूछा जाए कि अगर इंडिया में तो पहली बार KG सुब्रमण्यम ने सेरिग्राफी का स्टार्टिंग किया और वर्ल्ड में कब शुरू हुआ, तो देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। 1904 टाइम ड्यूरेशन है। सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन का इन्वेंशन विल बिप्ट के थ्रू हुआ, कलरफुल सेरीग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 कलाकार, कितने कलाकार हैं? पूरे 12 कलाकार का एक ग्रुप है। इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हैं 12 आर्टिस्ट, इन्होंने एक ग्रुप का इन्वेंशन किया था, इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड 1990 में। अब पूछा जाता है जन्मदाता फाउंडर कौन थे, तो जयंत गजेरा फाउंडर कहे जाते हैं। इवन जो 12 आर्टिस्ट हैं लाइक सुखवीर सिंह सिंघल और दत्तात्रेय आप्टे, जितने भी आर्टिस्ट हैं इनके 12 आर्टिस्ट के नेम आप अच्छे से देख लीजिएगा और ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, इसका टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडल, प्लेटन, सिलेंडर, रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं, किसमें प्रयुक्त होती हैं? लेटर प्रेस में। इसकी हिस्ट्री ये है कि लेटर प्रेस की ये 4 मशीनें होती हैं, ट्रेडल, प्लेटन, सिलेंडर और रोटरी। ट्रेडल सबसे पहला है, प्रारंभिक स्वरूप ट्रेडल मशीन है। रसगस के थ्रू 19वीं शताब्दी में खोज हुई। कब हुई ये भी आपको पता होना चाहिए, 19वीं शताब्दी में रसगस के थ्रू। ठीक है, सेकंड है प्लेटन। प्लेटन मशीनें कैसी होती हैं, तो ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हल्की और एक होती है भारी। हल्की और भारी। प्लेटन का इस्तेमाल होता है कागज रखने का भाग। ठीक है, प्लेटोनो के, ये प्लेटोनो कहते किसे हैं, तो कागज रखने के भाग को। और साइज क्या होती है? 18 × 23 इंच। 18 × 23 इंच। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर, इस मशीन का आविष्कार फ्रेडरिक ने किया। पूछा जाए कि इसका आविष्कार किसने किया? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में फ्रेडरिक कोइंग ने इसका आविष्कार किया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रेडरिक कोइंग। ठीक है, फ्रेडरिक कोइंग ने आविष्कार किया। कब किए? 1810 में किए। इसे प्लेट ब्लेड मशीन भी कहते हैं। अगर सिलेंडर मशीन का दूसरा नाम पूछा जाए तो इसका नाम पता होना चाहिए कि इसे प्लेट ब्लेड मशीन भी कहते हैं, प्लेट ब्लेड। ठीक है, लास्ट मशीन है रोटरी मशीन। इसका क्या रोल है? तो रोटरी मशीन जल्दी काम करती है, मोमेंट मशीन है, मोमेंटेबल मशीन है। बेलनाकार सिलेंडर, 3 सिलेंडर से काम करते हैं इसमें से। रोटरी मशीन में, रोटरी नेम से ही पता चल रहा है रोटेट करना। जिस तरह से सिलेंडर सील था, मैंने वेस्टर्न आर्ट में जब आपको पढ़ाया था सिलेंडर सिल, तो इस तरह से सिल्स पे काम होता था, तो इस तरह सिलेंडर सिल था। क्या होता था, जब मिट्टी पे मूव करते तो इस पे डिज़ाइन टेक्सचर आ जाता था। और कहाँ का ये सिलेंडर सील है? तो मेसोपोटामिया का है। ठीक है, और यहाँ पे जो रोटरी मशीन है ये भी सिलेंडर की तरह काम ही करती है, मोमेंटेबल क्रिएट करती है, बेसिकली 3 सिलेंडर्स। ठीक है, सिलेंडर मशीन में 1 घंटे में 12,000 सीट प्रिंट होता है। कितने? 12,000 1 घंटे में। ठीक है, ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी। इसके बाद अब आपको कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैंने पूरा इसका जितना भी डिटेल था वो बता दिया। नेक्स्ट देखिए, मोनोटाइप प्रयुक्त होता है। मोनोटाइप प्रयुक्त होता है मेटल प्रिंटिंग में। रैम्ब्रा, जानट,
एडवर्ड लिप्सिट्स जैक्वेज, चार्ल्स जैक्वेज में से ग्राफिक आर्टिस्ट कौन से नहीं है? रैम्ब्रा भी ग्राफिक आर्टिस्ट है, जॉन एडवर्ड भी ग्राफिक आर्टिस्ट है और चार्ल्स जैक्वेज भी हैं। लिप्सिट्स जैक्वेज ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पुस्तक सहज पाठ के लिए इलस्ट्रेशन किसने रेडी किया? सहज पाठ के लिए नंदलाल बोस ने इलस्ट्रेशन रेडी किए। और पूछा जाए कि इनकी पुस्तक थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी चित्रांगदा। चित्रांगदा इसके लिए किसने रेडी किया? पेंटिंग चित्रांगदा के लिए 32 पेंटिंग्स रेडी किए थे आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर, और सहज पाठ के लिए नंदलाल बोस। लामासु प्रतिनिधित्व करता है, मेसोपोटामिया का है। लामासु प्रतिनिधित्व करता है पंख युक्त मानव मुखी बैल। अगर आपने अभी तक मेसोपोटामिया की क्लासेस अटेंड नहीं की है मेरी, तो ज़रूर कीजिएगा। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, और जेआरएफ के लिए भी। एमवी धुरंधर ने कला शिक्षा प्राप्त की थी। एमवी धुरंधर ने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से 1919 से 1935 तक के बीच में। और संस्थान में प्रथम भारतीय निर्देशक भी रहे हैं इसी संस्थान में, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला चित्रित है। आफ्टर द साइक्लोन बहुत फेमस है, आर्टिस्ट कोलकाता ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कोलकाता ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई 1943 टू 53 कोलकाता में। बताइए इसके फाउंडर प्रदोष दास गुप्ता कहे जाते हैं। और कौन से मेंबर हैं जिन्होंने आफ्टर द साइक्लोन बनाया है? इवन इस ग्रुप में टोटल 8 मेंबर हैं। पूछा जाता है कितने, बाद में देखिए कुछ और भी जुड़ गए थे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल 8 मेंबर थे। आफ्टर द साइक्लोन, वुमेन ईटिंग भुट्टा, ये सारी जो फेमस पेंटिंग है परितोष सेन की है। ठीक है, परितोष सेन। बशौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पन्ने का जो प्रभाव इंप्रेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है वो सोनकिरवा पक्षी के पंख का, सोनकिरवा पक्षी के पंख का। ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि बसौली किसका पार्ट है, तो ये भी पता होना चाहिए कि पहाड़ी शैली का पार्ट है। अब पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली बसौली कही जाती है, सबसे प्राचीन शैली बसौली। और सबसे लेटेस्ट, अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली पूछा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भी आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा है। ठीक है। इसके बाद किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट को कहते हैं। कलात्मक पेपर कटआउट को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं डेकोपेज। ठीक है। और ये डेकोपेज होता क्या है? तो आपने इस तरह का वर्क भी किया होगा, लाइक बॉटल्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो डिज़ाइन करना होता है, तो इसके ऊपर पहले पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ऊपर से वार्निश लगा देते हैं। कोई भी प्यारा सा, जैसे वॉलपेपर का पेपर, न्यूज़पेपर का कोई कटआउट हो गया प्यारा प्यारा सा, तो क्या करते हैं बॉटल्स वगैरह पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। वार्निश लगा देते हैं। किसी चीज़ को पेस्ट करना डेकोपेज कहा जाता है, वो भी डेकोरेशन के लिए, दैट मीन्स सजाने के लिए, कलात्मक पेपर कटआउट के थ्रू। ठीक है। वेयर आर ऑल फ्लावर गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टीज पेंटिंग किसकी रही थी? अर्पणा कौर की। अर्पणा कौर द्वारा बनाया गया है। रौजा की रानी सिपानी है। रौजा की रानी सिपानी अहमदाबाद, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। एंटी आर्ट शब्दावली का निर्माता थे। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता मार्शल डिशम थे। मार्शल डिशम। एंटी आर्ट बेसिकली किस आर्ट मूवमेंट को कहा जाता है? तो दादाइज्म को हिंदी में बोला जाता है दादावाद। दादावाद, दादाइज्म आर्ट मूवमेंट को कहा जाता है, दादाइज्म आर्ट मूवमेंट को। ठीक है। बेसिकली एंटी आर्ट दादाइज्म आर्ट मूवमेंट में ऐसा क्या हुआ है, तो देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि 1916 से 22 ये टाइम ड्यूरेशन में ये शुरू हुआ था, ये कला आंदोलन स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख जर्मन। चरम हुआ है जर्मन में, जर्मन स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुआ था। और 1916 ईस्वी तक कला का विरोध किया गया। उसके बाद विचारों का विरोध किया गया। बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड वॉर का रिवॉल्यूशन था, तो आर्टिस्ट काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो उन्होंने डिफरेंट पेंटिंग्स को कैप्चर किए हैं। ठीक है। मेन पॉइंट्स बता देती हूँ प्रॉपर। अगर दादा स्मार्ट मूवमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरा वेस्टर्न आर्ट प्लेलिस्ट है,
वेस्टर्न आर्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्रीफली प्री हिस्टोरिक से लेकर अभी तक जितने भी वेस्टर्न आर्ट के जेआरएफ के सिलेबस हैं उनको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए, ट्रिस्टन तिजारा कला समीक्षक आर्ट क्रिटिक कहे जाते हैं इस आर्ट मूवमेंट के। बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है रस्सी के टुकड़े, खराब घड़ी, पुराने टिकट्स, इन सारे चीज़ों को एंटी आर्ट, रेडीमेड आर्ट और इंस्टॉलेशन आर्ट से ये आर्ट मूवमेंट को जाना जाता है। कोलाज, फोटो मोन्ताज का भी स्टार्टिंग यहीं से रहा था। और फोटो के टुकड़ों को काट कर फाड़ कर अवस्थित ढंग से कंपोस्ट करना दादावाद कहा जाता है। दादाइज्म का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं था। दादा का मतलब ही होता था दादा, फ्रेंच वर्ड में हॉबी हॉर्स, लकड़ी का खिलौना कहा जाता था। झूलते हुए लकड़ी के खिलौने आपने देखे भी होंगे मूवीज वगैरह में, इस तरह जो लकड़ी का मूव होता है। हाँ, तो हॉबी हॉर्स का मतलब होता है हॉबी हॉब का कास्ट लकड़ी के झूलते घोड़े। और गुड बॉय, जर्मन में गुड बॉय कहा जाता है किसको, तो दादाइज्म को। एक्चुअल में इसका कोई नाम नहीं रहा था, यहाँ पे बेसिकली रेडीमेड चीज़ों को, मटेरियल्स को यूज़ किया गया था। इसके महत्वपूर्ण आर्टिस्ट के बारे में बता दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नमेंट जॉब और इवन जेआरएफ के दोनों के पर्पज से। तो देखिए, मार्शल रुस्तम जन्मदाता कहे जाते हैं इस आर्ट मूवमेंट के, एंटी आर्ट के। और अदर आर्टिस्ट हैं फ्रांसिस पिकाबिया, हॉन्स बीन, मैन रे, मार्क एंसर्ट, ह्यूगो बाला, जीन आज, ट्रिस्टन तिजारा, स्विटर्स। और ये सारे जो आर्टिस्ट रहे हैं, पूछा जाए कि नामकरण किसने किया, घोषणा पत्र किसने दिया, तो देखिए नामकरण जो किए हैं, घोषणा पत्र ट्रिस्टन तिजारा ने दिया है। नामकरण के लिए दो फेमस रहे हैं, एक ट्रिस्टन तिजारा और दूसरे हैं स्विटर्स, क्रूड स्विटर्स। और ह्यूगो बाला, क्रूड स्विटर्स, ट्रिस्टन तिजारा, ये तीनों साहित्यकार थे। और कुछ आर्टिस्ट यहाँ के ऐसे हैं जो सरलिज्म आर्ट मूवमेंट में एक्सप्लोर हुए थे, तो उनके बारे में प्रॉपर आप मेरे वेस्टर्न आर्ट की क्लासेस में देखिएगा। यहाँ पे बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट के लेखक कौन है? एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेट आर्ट बहुत फेमस बुक है स्टेला क्रैम्ब्रिज की, स्टेला क्रैम्ब्रिज। वैकुंठ विष्णु, विष्णु की वैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति कश्मीर में बहुतायत पाई जाती है। प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है, काष्ठ अलंकरण की अनुकृति मीन्स लाइक वुडन डेकोरेटिव किया गया है, बहुत फेमस है, लोमस ऋषि, ठीक है, लोमस ऋषि गुफा। और ये किस आर्ट मूवमेंट में आ जाती है, तो याद रखना है आपको, मौर्य डायनेस्टी की है, मौर्य डायनेस्टी की है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि का जो 4 सीक्वेंस रहा है, चारों द्वार के बारे में पता होना चाहिए, सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। एग्जाम में सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली अच्छे से अपना पॉइंट टॉपिक क्लियर करना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए सिलेबस तो सेम है, जब आप टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चंस भी आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी शास्त्रीयतावाद का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करते थे? निकोलस पुशा की कृति के अकॉर्डिंग। लोथल तथा कालीबंगा ये दोनों किसके साइड थे? लोथल तथा कालीबंगा ये दोनों हड़प्पा के साइड थे। लोथल की खोज 1955 ईस्वी में की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा। पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। इनके बारे में आपको डिटेल में देखना होगा तो आप क्लासेस देखिएगा मेरे इंडियन आर्ट की, अभी मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी, बताने को बता दूंगी, वीडियोस एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने लगती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अच्छी बात है एक्सप्लेन कर दिया करें, लेकिन कुछ के मैसेज आते हैं कि प्रॉपर आप क्वेश्चंस के टाइम क्वेश्चन से एक्सप्लेन किया करें। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन थे? हार्वेस्टर बहुत फेमस स्कल्प्टर है, आर्टिस्ट राम किंकर बैज की। राम किंकर बैज को अभिव्यंजनावादी, भारत का प्रथम अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार कहा जाता है। बारबरा हॉपर की मूर्ति एक ब्रिटिश मूर्तिकार हैं, बारबरा हॉपर, और ये कंसेप्चुअल आर्ट से बिलोंग करती हैं। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, किसने लिखा है? सुजैन लैंगर की बहुत फेमस। मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है, जब मार्बल पत्थर को जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा?
लाइम चूना, ठीक है, लाइम प्राप्त होगा। इसका ये सूत्र याद रखिएगा, CaCO3 प्लस ताप बराबर CaO प्लस CO2। हेनरी मूर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं माया अजेटक से। इवन हेनरी मूर के ये वाला क्वेश्चन नेट जारा का फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन डिज़ाइन में ओरिजिनेट्स ऑफ वर्क के प्रयोग को कहा जाता है, ओरिजिनेट्स ऑफ वर्क के प्रयोग को कहा जाता है क्रेडिट लाइंस, ठीक है, क्रेडिट लाइंस कहा जाता है। अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है, किसे माना गया? लंदन को। राष्ट्र तथा वेक्टर, राष्ट्र तथा वेक्टर सेवा करने के दो प्रमुख तरीके कौन से थे? देखिए, राष्ट्र और वेक्टर बेसिकली होता क्या है, ये डिजिटल के पार्ट्स हैं, राष्ट्र और वेक्टर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, ठीक है। आपने फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, और नहीं भी यूज़ किए हैं तो देखिए पता होना चाहिए कि राष्ट्र और वेक्टर जो है वो फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ का पार्ट है। फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ है क्या? तो ये बेसिकली जो डिजिटल फॉर्म में पेंटिंग्स को कैप्चर करना होता है उसका एक डिज़ाइन है, उसके थ्रू इमेज को एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। फोटोग्राफिक रंग सामंजस्य, सामंजस्य दैट मीन्स हार्मनी के बारे में बात हो रही है। हार्मनी टोन्स प्रिंट करने में आकृति श्रृंखला में परिवर्तित होता है, आकृति श्रृंखला में परिवर्तित होता है डॉट्स का, ठीक है, डॉट्स का। डिज़ाइन की आधारशिला का समर्थन करता है, डिज़ाइन के आधारशिला का समर्थन गेस्टाल्ट सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैप्चर किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्य स्वरूप था जिसमें मूवेबल टाइप का उपयोग किया जाता है। बेसिकली मूवेबल टाइप का यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग के लेटर प्रेस में। अब मूवेबल टाइप होता क्या है, तो सपोज कीजिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप मूव कर सकते हैं, लाइक हमने ये वाला ब्लॉक उठाया, इसे मूव करके यहाँ रख दिया, इसे ही बोलते हैं मूवेबल टाइप। यहाँ पर आर्ट लिख रहे हैं तो आर्ट लिखकर इसे सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, या फिर आपका दिल करे तो इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे भी अरेंज कर सकते हैं वो आपकी चॉइस होगी। बेसिकली मूवेबल टाइप का होता है मूव करना। इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। देखिए 1040 में स्टार्टिंग हुआ है पेई सेंग के द्वारा, पेई सेंग के द्वारा पहली बार स्टार्टिंग हुआ है 1040 में। और ये वाला जो 1040 में पेई सेंग के द्वारा मूवेबल टाइप का इन्वेंशन हुआ है वो मिट्टी के मूवेबल टाइप था, क्ले मूवेबल टाइप। और 1450 एडी के टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ है मेटल के मूवेबल टाइप का। मेटल के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किसने किया? जॉन गुटनबर्ग ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रण प्रक्रिया में प्रयुक्त सही क्रम, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। देखिए मुद्रण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उसमें स्केचिंग करते हैं, चित्रांकन, फिर गोंद प्रयोग करते हैं, देन लास्ट में प्रिंटिंग लेते हैं। मशहूर प्रिंट मेकर का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। प्रिंट मेकर आर्टिस्ट, देखिए सबसे पहले हो जाएंगे माइकल ओगिलवुड। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 1434 ईस्वी में जन्म, 1519 में मृत्यु। ओट्टावियो लियोनी 1578 में जन्म और 1630 में मृत्यु। रैम्ब्रा का जन्म 1606 में और 1669 में मृत्यु। विलियम होगार्थ, रैम्ब्रा बहुत फेमस है, बरूक आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। इवन विलियम होगार्थ इंग्लैंड के आर्टिस्ट कहे जाते हैं। इन्होंने पहली बार यूज़ किए थे चांदी के प्लेट में इंग्रेविंग करना शुरू किए थे प्रिंट मेकिंग में। 1697 में जन्म हुआ था, 1764 में इनकी मृत्यु हो गई। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, सबसे पहले वुड कट आ जाएगा, फिर एचिंग आ जाएगा, देन लिनो कट और लास्ट में स्क्रीन प्रिंटिंग। कैसे ये 4 प्रोसेस आए हैं? तो देखिए पहली बार 4 प्रिंट मेकिंग के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स हैं, रिलीफ, इंटैग्लियो, प्लानोग्राफी और सेरिग्राफी। रिलीफ वुडकट का पार्ट है, इंटैग्लियो एचिंग का पार्ट है, प्लानोग्राफी लिथोग्राफी में इंक्लूडेड होता है, सेरिग्राफी सिल्क स्क्रीन। ठीक है, इनके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, इनके 2 प्रोसेस हो जाते हैं, इनके 7 प्रोसेस, यहाँ पे 1, और सिल्क स्क्रीन सेरिग्राफी में भी 1 हो जाते हैं। जिस तरह से रिलीफ में आ जाएगा लिनो कट और वुड कट। इंटैग्लियो का पार्ट है प्लेटिंग, रेविंग, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिन,
मेजोटिन, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी। देखिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रिलीफ में ये उभरी हुई बनाई जाती है, इंटेग्लियो में इस तरह अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ये डिफरेंस समझिएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले भाजा आ जाएगा, काले, बादामी और एलोरा। मौर्य डायनेस्टी का, फिर बादामी हो जाएगा चालुक्य डायनेस्टी का, एलोरा राष्ट्रकूट। बादामी के बारे में, एलोरा के बारे में, भाजा काले के बारे में अगर आप अच्छे से मतलब जेआरएफ वगैरह गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़िएगा, जितने भी पॉइंट्स मिले सब अच्छे से। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ली कंडेंस की, हेनरी मैटिस, पाउल क्ले और पैब्लो पिकासो। इसको आप अरेंज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ प्लस आर्ट मोमेंट। अगर पता है कि कौन से आर्टिस्ट किस आर्ट मोमेंट से बिलोंग करते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाने वाला था। वेस्ली कंटेंस बेसिकली बिलोंग करते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मोमेंट के ब्लू राइडर ग्रुप से। हेनरी मैटिस बिलोंग करते हैं फेविज्म आर्ट मोमेंट से। डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन ज़्यादा चांस मतलब राइट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। लाइक पॉल क्ली हो गए तो ये वेस्टर्न आर्ट के ब्लू राइडर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। टाइम ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, 1907 से 1925 तक चला था सारा आर्ट मूवमेंट। वेस्टर्न आर्ट की बहुत अच्छे से आप क्लासेस अटेंड कीजिएगा, जो मैं स्टार्ट की हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इवन मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को कैप्चर नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ों को कैप्चर कर रही हूँ एनालिसिस करके कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन ग्रंथों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। बृहद संहिता 6ठी शताब्दी, कादम्बरी 7वीं शताब्दी का है, अभिनव भारती 10वीं से 11वीं शताब्दी और पंचदशी 14वीं शताब्दी का है। ग्रीक स्थापत्य कला में स्तंभ पिलर्स को अरेंज करना है, पेडेस्टल, सैफ्ट, कैपिटल और आर्किट्रेक्ट। आर्किट्रेव अच्छा, एक बात और कह रही हूँ कि अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सीक्वेंस से ज़रूर पढ़िएगा। उड़ीसा के टेम्पल्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले हो जाएगा परशुराम रामेश्वर 7वीं शताब्दी, मुक्तेश्वरा 10वीं शताब्दी, लिंगराज मंदिर 12वीं शताब्दी, कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यहाँ भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। आर्टिस्ट की पेंटिंग, बैप्टिस्ट ऑफ क्राइस्ट, एडोरेशन ऑफ मागी, मोज़ैक की वंदना जिसे कहते हैं, द लास्ट सपर और लास्ट है मोनालिसा। और ये सारी पेंटिंग किसकी हैं? बैप्टिस्ट ऑफ क्राइस्ट, एडोरेशन ऑफ मागी, मोज़ैक, द लास्ट सपर और मोनालिसा। पेंटिंग बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, लियोनार्डो द विंसी। विंसी की फेमस पेंटिंग है। ठीक है, बैप्टिस्ट ऑफ क्राइस्ट 1475 की, एडोरेशन ऑफ मागी 1481, द लास्ट सपर 1495 से 98 तक में कंप्लीट किए हैं और 1503 में मोनालिसा। मोनालिसा का एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है 1501 से 1504 का। ठीक है, ला जियोकॉन्डा का रिफ्लेक्शन है। और ला जियोकॉन्डा कौन थी? तो एक अधिकारी की वाइफ थी, उनका रिफ्लेक्शन है मोनालिसा पेंटिंग। एक रहस्यमय मिस्ट्री को कैप्चर किया गया है। पूछा जाता है मोनालिसा पेंटिंग किस पर बनाया गया? रेड कलर के टर्न में पॉपुलर वुड पर। ठीक है, कैनवस वगैरह को कैप्चर नहीं किया गया है, पॉपुलर वुड पर बनाया गया है रेड कलर के टोन में। लूव्र म्यूजियम पेरिस में प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है। और ये जो 4 पेंटिंग्स हैं इनके पिक्चर्स ज़रूर देख लिएगा गूगल सर्च करके। प्रिंटिंग प्रोडक्शन के प्रमुख चरण व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्रिएटिव वर्क, देन प्री प्रेस, फिनिशिंग एंड कन्वर्टिंग। भारतीय विज्ञापन जगत में क्रिएटिव लीडर्स का वरिष्ठता क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड आर्ट का है। एलेक्स पद्मसी, पीयूष पांडे, प्रसून पांडे और प्रसून जोशी। इवन ये 4 आर्टिस्ट जिनके बारे में दिख रहा है स्क्रीन पर, इनके बारे में अच्छे से अगर आपको
कहीं से भी कंटेंट मिले अच्छे से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है जेआरएफ एग्जाम के। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को अरेंज करना है, इजिप्ट, ग्रीक, रोमन और बरूक। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ भी अरेंज कर सकते हैं। इवन आपको अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है, फिर भी आप अगर 2-3 बार इसे अच्छे से रीड करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको खुद पता होगा कि कौन सा आर्ट मूवमेंट पहले आया। तो सबसे पहले देखिए प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक के बाद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के बाद आ जाता है इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं, देन ग्रीक, रोमन, रोमनस्क, उसके बाद कुछ आर्ट मूवमेंट आते हैं। रोमनस्क के बाद होगा मिडल एज आ जाएगा, मध्ययुगीन काल, जिसमें आ जाएगा अर्ली कृष्णैटिक, अर्ली कृष्णैटिक, देन रोमनस्क, गॉथिक, उसके बाद हाई रिनेसेंस शुरू होता है, उसके बाद आ जाता है मैनरिज्म, फिर बरूक आता है। बरूक काफ़ी लेट प्रोसेस रहा है। ये सारे प्राचीन टाइम के बाद के आर्ट मूवमेंट रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ज़रूर जेआरएफ एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है। मूर्तियों को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, और ये मूर्ति किसकी है इसके बारे में भी आप बताइए। आर्टिस्ट है ऑगस्ट रॉडिन। ठीक है, ऑगस्ट रॉडिन की ये स्कल्प्टर मूर्तियां हैं। द एज ऑफ द ब्रॉन्ज मॉन्यूमेंट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल, द किंग प्लेइंग विद द क्वीन, बबून एंड यंग। मैं इनके बारे में प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियो बना करके जो जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। डीपी रॉय चौधरी 1899 में जन्म, 1975 में मृत्यु। चिंतामणिकर 1915 में जन्म, 2005 में मृत्यु। नागजी पटेल 1937 में जन्म हुआ है, 1937 में जन्म हुआ है। लतिका कट 1948। और ये कौन है? डीपी रॉय चौधरी, चिंतामणिकर, नागजी पटेल और लतिका कट, ये बहुत फेमस मूर्तिकार हैं। ठीक है, भारतीय मूर्तिकार, इंडियन आर्ट स्कल्प्टर आर्टिस्ट। चीजल, चीजल का यूज करते हैं मूर्ति में। ठीक है, और रॉकर और रोलेट का यूज करते हैं प्रिंट मेकिंग के कौन से पार्ट में? मेजो टिंट में। मेजो टिंट में यूज किया जाता है रॉकर और रोलेट का। रोलेट, रॉकर और रोलेट का यूज किया जाता है प्रिंट मेकिंग। वेक्टर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। वेक्टर जो होता है, वेक्टर एस्टर कंप्यूटर का पार्ट रहा है। और ग्राइंडिंग, लिथोग्राफी में ग्राइंडिंग करते हैं। इसकी हिस्ट्री है 1798 में स्टार्ट हुआ था जर्मन में सर सेनेफेल्डर के द्वारा। अरेंज करना है विमल बनर्जी, ओरिगामी प्रिंटिंग के लिए फेमस रहे हैं। नंदलाल बोस लिनो कट के लिए। जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी, सनतकर वुड इंटैग्लियो। इवन ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। कभी कभी आर्टिस्ट ये नहीं होते हैं तो इनके बारे में होता है, ये नहीं होते तो इनके बारे में होता है। इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आपको चारों अच्छे से रिमाइंड करना है। मैच द फॉलोइंग। कृष्णा रेड्डी की मस्करा बहुत फेमस प्रिंट मेकिंग है। ज्योति भट्ट का हेड्स प्रिंट मेकिंग बहुत फेमस है। कंवल कृष्णा, लामा वेलारेपा, अनुपम सूद, ट्रिब्यूट। और ये 4 स्कल्प्टर आर्टिस्ट और आर्टिस्ट नहीं है, ये 4 जो हैं प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हैं। प्रिंट मेकर आर्टिस्ट। बता देते हैं किसने क्या खोज किया था। देखिए, कृष्णा रेड्डी बहुत फेमस रहे थे। इन्होंने पहली बार विस्कोसिटी का इन्वेंशन किए थे, विस्कोसिटी का, इंडिया में। ठीक है, किससे सीखे थे? हैथर से, विलियम हैथर से। विलियम हैथर अटेलियर 17, वहां पर जाकर पेरिस में इन्होंने, रेड्डी ने विस्कोसिटी टेक्निक इन्वेंशन पहली बार इंडिया में किए थे थ्रू द हेल्प ऑफ विलियम हैथर। इनसे सीखने के बाद ज्योति भट्ट बहुत फेमस रहे हैं। इन्होंने एचिंग में भी काम किया है, एक्वाटिंट में भी। कंवल कृष्णा ने पहली बार कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किया। कोलाज प्लेट का इन्वेंशन पहली बार भारत में। अनुपम सूद एचिंग के लिए भी फेमस है, एचिंग में भी काम की हैं, एक्वाटिंट में भी काम की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्टिस्ट हैं, उनके आर्ट को कंपोज करना है। पैब्लो पिकासो का ड्रीम बहुत फेमस है। इवन पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से।
क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जॉन मीरो, वाइट लेडी जॉन मीरो की, जॉन मीरो बिलोंग करते हैं सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट से। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं अति यथार्थवाद। पाउल क्ली बिलोंग करते हैं विचार मग्न लस्ट इन थॉट, ठीक है। विक्टर वसारेली का जेब्रा बहुत फेमस है। विक्टर वसारेली वसारेली और पाउल क्ली। पाउल क्ली बिलोंग करते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का एक पार्ट है ब्लू राइडर ग्रुप, उस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं पाउल क्ली। और विक्टर वसारेली ऑप आर्ट के जन्मदाता कहे जाते हैं, फाउंडर। हरेन दास फेमस प्रिंट मेकर है, इनकी स्वीट होम बहुत फेमस है। कृष्णा खन्ना बैंड वाला, राम कुमार लद्दाख मोनेस्ट्री, विवॉन सुंदरम डेथ ऑफ एन अकेडियन किंग। आर्टिस्ट है, बताना है किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। एमिल नॉल्डे एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, काश्मीर मालवीज सुपरमैटिज्म, मोहिली नेगी बाहाउस और मिखाइल लॉरियान जो हैं मिखाइल और लॉरियानो बिलोंग करते हैं रेयोनिज्म, ठीक है। रेयोनिज्म आर्ट मूवमेंट में बेसिकली कैप्चर किया गया था 4D को। 4D को इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश किए थे। रूस में स्टार्ट करने वाला प्रथम आंदोलन कहा जाता है रेयोनिज्म। हिंदी में इसे सुरीलवाद और किरणवाद के नेम से भी जाना जाता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मैच द फॉलोइंग्स। हिचकॉक फिल्म निर्देशक, पाउल रॉड लोगो, इवान चरमाएफ बुक जैकेट और कासांड्रे पोस्टर्स के लिए जाने जाते हैं। अरेंज करना है कौन से आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट, कौन सा आर्ट मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। देखिए दादाइज्म स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था, एक्सप्रेशनिज्म जर्मन में, मॉडर्निज्म पश्चिम यूरोपीय तथा यूएसए अमेरिका में, ठीक। आर्ट नूवो ब्रिटेन में। HMV डॉग, प्लेबॉय रैबिट, WWF पांडा, लाकोस्टे क्रोकोडाइल्स। मोनालिसा कहाँ पर एग्जिबिट है एट द प्रेजेंट टाइम? लूव्र म्यूजियम पेरिस में। अदीना मस्जिद पांडुआ में है। हमजा नामा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। देखिए हमजा नामा में प्रेजेंट टाइम 150 पेंटिंग्स है, ठीक है। 150 पेंटिंग्स है जिनमें से इंडिया में केवल 6 पेंटिंग है। दो आरदेशीय संग्रहालय में है, सालारगंज म्यूजियम में है। यहाँ पर सालारगंज म्यूजियम में एक है, आरदेशीय संग्रहालय में दो है, दो भारत कला भवन में है और एक है बड़ौदा संग्रहालय में। टोटल 6 पेंटिंग प्रेजेंट टाइम इंडिया में। दीदारगंज एक्चुअली बहुत फेमस है मौर्य डायनेस्टी का, पटना संग्रहालय में। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करते वक्त आप ये भी अपने माइंड में सेट किया कीजिए कि ये मोनालिसा फेमस रही है, हायरेनेसा आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। अदीना मस्जिद बंगाल की रही है, पांडुआ में। और हमजा नामा जो है ये मुगल डायनेस्टी में हुमायूं के टाइम में इलस्ट्रेशन होना शुरू हुआ था, अकबर के टाइम में कंप्लीट हो गया था। दीदारगंज एक्चुअली मौर्य डायनेस्टी का है, पटना म्यूजियम पटना संग्रहालय में। क्योंकि मैं तो बस आपका क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करा रही हूँ, प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत वक्त लगेगा, और इस तरह से अगर आप रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। नेक्स्ट है, यहाँ भी अरेंज करना है, संरचनावाद जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। अलेक्जेंडर रोडचेको, ब्रांकुसी का बहुत फेमस है बर्ड इन स्पेस। एडवर्ड डिगास उत्तर प्रभाववाद से बिलोंग करते हैं। अब ब्रुकलिन ब्रिज, जॉन ए रॉबलिंग। आर्टिस्ट बताना है, देखिए धीमान और वित्तपान, धीमान और वित्तपान फादर और ब्रदर थे और किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो पाल शैली चली थी भारत में, पाल शैली 11वीं से 13वीं शताब्दी कही जाती है। 730 से शुरू हो गया था, आठवीं से। तो पाल शैली के आर्टिस्ट है धीमान तथा वित्तपान, पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थे। इवन इन्होंने ब्रॉन्ज कास्टिंग में भी काम किया, ब्रॉन्ज कास्टिंग में। नागजी पटेल बहुत फेमस रहे हैं, चित्रसूत्र है इनका। खपूरी यूज करते हैं लिंगराज मंदिर में और खुर का यूज किया जाता है जगती में।
अरेंज करना है, सिरा पैर दो, धातु ढलाई की एक टेक्निक है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। देखिए हिंदी में काफ़ी नेम से एग्जाम में आ जाएगा, तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक याद रखिएगा। हिंदी में भी इंग्लिश टर्म्स पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा, जेआरएफ एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक ब्रॉन्ज कास्टिंग का एक प्रोसेस है। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक का बेसिकली जो रहा है 3 प्रोसेस रहे हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग के। पहला है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, दूसरा है डोगरा कास्टिंग, तीसरा है सैंड कास्टिंग। ठीक है, डोगरा कास्टिंग क्या है? तो देशज धातु ढलाई की विधि है। इसके लिए बहुत फेमस है आर्टिस्ट मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी ने पहली बार बस्तर से डोगरा टेक्निक सीखी थी। नेक्स्ट है बुश हैमर। बुश हैमर क्या होता है? तो ये पत्थर उत्कीर्णन, ये एक टूल्स होता है स्टोन को कार्विंग करने के लिए। और पायरोमेटिक कोन्स का यूज करते हैं टेराकोटा के टेम्परेचर। जार्प मैडोना टोर्सो विद बेबी हेड, टाइम ड्यूरेशन 1916। लुई निवल्सन रॉय टारवर्ड वी 1960, टाइम ड्यूरेशन है। मारिनो मोरिनी हॉर्स एंड राइडर, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है मारिनो मोरिनी का, हॉर्स एंड राइडर्स। जियोकोमो मांजू गर्ल इन चेयर 1955, टाइम ड्यूरेशन। मैच द फॉलोइंग धनराज भगत का है शिव नृत्य। प्रदोष दास गुप्ता इन बांडेज, राम किंकर बैज यक्ष, बालवीर सिंकट नादेश्वर। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया को किसी भी 2D या 3D सतह पर प्रयोग किया जा सकता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को ऑफकोर्स 2D और 3D कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट करने की सभी समान प्रक्रियाओं में उपकरणों का उपयोग होता है। पूछा जा रहा है क्योंकि प्रिंट मेकिंग करने के सभी सामान प्रक्रियाओं में उपकरणों का सभी जगह यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग निर्माण में आला पुपे प्रयुक्त एक टेक्निक है जिसमें विभिन्न स्याही रंगों का प्रयोग किया जाता है। अजप्शन, रीजन देखिए। आला पुपे शब्दावली का अर्थ होता है गुड़िया, जो कपड़े की तह को संदर्भित करता है। सो हियर दे बोथ आर राइट, दोनों सही है। अजप्शन कह रहे हैं कि छापा चित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें सतह उपयोग द्वारा आकृति प्राप्त की जा सकती है। फिर से देखिए, छाप चित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें सतह उपयोग द्वारा आकृति प्राप्त की जा सकती है। सतह उपयोग द्वारा आकृति प्राप्त की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है। रीजन में पूछा जा रहा है क्योंकि 19वीं सदी में आरंभ में लिथोग्राफी स्टोन का उपयोग किया गया, जिससे एचिंग प्रक्रिया का दुर्भाव हुआ। अच्छा ये बताइए, 17वीं शताब्दी में लिथोग्राफी स्टोन का स्टार्टिंग जरूर हो गया था, तो क्या एचिंग प्रक्रिया का दुर्भाव हुआ था? बिल्कुल गलत बात है। किसी के बारे में अगर बुराई की जाती है, इस तरह का क्वेश्चंस होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आंसर रॉन्ग ही हो जाएंगे। सो यहाँ दोनों गलत हो जाएगा। अजप्शन कह रहे हैं कि आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तैल चित्र परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई थी। एग्जैक्टली, डेफिनेटली राइट है, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने पहली बार ऑयल कलर का इन्वेंशन इंडिया में किए थे। और वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए कि जैन वैन आइक ने वर्ल्ड में पहली बार इन्वेंशन किए ऑयल कलर। और रीजन में पूछा जा रहा है उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा की पहचान, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। सो हियर द बोथ आर राइट, दोनों करेक्ट हो जाएगा। जब इन्होंने ऑयल कलर का पहली बार इन्वेंशन किया तो डेफिनेटली एक नवीन दृष्टि प्रदान किए होंगे। अजप्शन में पूछा जा रहा है विश्व में रागमाला चित्र परंपरा के समांतर कोई परंपरा नहीं रही। विश्व में रागमाला चित्र परंपरा के समांतर कोई भी चित्र नहीं रही थी। बिल्कुल सही बात है, रागमाला अपने में ही बहुत सर्वश्रेष्ठ रहा था। रीजन में पूछा जा रहा है भारतीय संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्र परंपरा में ही संभव हो गया था।
तो बताइए दोनों सही होगा या दोनों गलत हो जाएगा, या एक सही या एक गलत। सो अजप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन सब्जेक्ट से याद रखिएगा, रागमाला चित्रण परंपरा में संभव हो गया था। एजप्शन में पूछा जा रहा है कि रेखांकन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, और रीजन में पूछा जा रहा है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का सृजन बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब नहीं हो सकता तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बताइए दोनों सही है या दोनों गलत। सो हियर assumption एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। सिंपल तरीके से आप सोचिए, जब आपने कोई पेंटिंग बनानी है तो छवि, सृजन, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों का रोल होना चाहिए ना। यहाँ पर बोल रहा है संभव नहीं है। assumption में पूछा जा रहा है बर्निनी एक अपने उत्कीर्ण में सभी संभव काल्पनिक भ्रम का उपयोग किए। assumption बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बर्निनी एक ऐसे आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। बर्निनी बिलोंग करते थे बरूक आर्ट से। बरूक आर्ट में बेसिकली कैप्चर किया गया जो कैरेक्टरिस्टिक रहा है वो भ्रम पैदा करने वाला, लाइक वास्तविकता से ऊंची बिल्डिंग बनाई जाने लगी थी, जो एज्यूम कर सकते थे चीज़ें जो एनालिटिक दिखती थी। जैसे इनकी बर्निनी की बहुत फेमस फेमस जितनी भी स्कल्पचर हैं, जब आप उनको देखेंगे तो ऐसा ऐसा रिजेम्बलेंस शो करेगा कि वो वैक्स की हैं, वैक्स की। बट वो वैक्स की नहीं होती हैं, मार्बल्स की होती हैं। बरूक आर्ट का टाइम ड्यूरेशन है 1600 टू 1750। इटली में स्टार्ट हुआ, इटली में ही एक्सप्लोर हुआ था। बर्निनी वहाँ के फेमस मूर्तिकार कहे जाते हैं। तो अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखिए, वह अपनी आकृतियों को कठोर एवं ठंडे संगमरमर के माध्यम से व्यतीत होते हुए समय में दैहिक जीवंतता प्रदान करना चाहते थे। अजप्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। एंडी वरहॉल ललित कला माध्यमों का महान कलाकार था। इन्होंने जनसंचार माध्यमों का मनचाहा ढंग से यूज किए। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी कलाओं में अपनी समय के लोकप्रिय व्यक्तियों की आकृतियों का उपयोग किया। अजप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि उन्होंने लोकप्रिय व्यक्तियों की आकृतियों को कैप्चर नहीं किए थे। उन्होंने सिल्क स्क्रीन, सेरिग्राफी में काम किए और इवन एडवर्टाइजमेंट पे फोकस किए थे। ठीक है, तो ये कंफर्म आपको रिमाइंड रखना है कि इन्होंने एडवर्टाइज आर्ट मूवमेंट में बेसिकली एडवर्टाइजमेंट पे, कैंपा बेल्स पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया। आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं पॉप आर्ट से। एंडी वरहॉल पॉप आर्ट के जन्मदाता, फाउंडर कहे जाते हैं। पॉप आर्ट स्टार्ट हुआ था 1950 से लेकर 1970 तक चला था। और कहाँ पर चला? शुरू हुआ था इंग्लैंड में। और फ्लोरिस्ट कहाँ हुआ था? फ्लोरिस्ट हुआ था अमेरिका में। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। और यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना है। एडवर्टाइजमेंट पे रिलेटेड ज़्यादा काम देखने को मिला है। अजप्शन में कहा जा रहा है ज्ञान बोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष बोध के समय में ज्ञान प्राप्त होता है। और रीजन में पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष बोध, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, प्रत्यक्ष बोध जानने की गत्यात्मक है। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन जो है वो सत्य के आसपास में है। अजप्शन है श्री रामवीर सुतार को मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके अन्यतम उनके अन्यतम योगदान के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान किए गए। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रामजी सुतार को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उनके सम्मान प्रदान किए गए हैं। राम जी बेसिकली जो थे, रामवीर सुतार, प्रस्तर संगमरमर मूर्तिकला व सिद्धहस्त प्राप्त किए, किंतु ब्रॉन्ज तथा ब्रॉन्ज अधिकारी उनके कलाकृतियों कला को अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है। सो हियर द बोथ आर करेक्ट। बेसिकली जो राम विस्तार थे वो स्कल्प्टर आर्टिस्ट रहे थे, स्कल्प्टर इन्होंने बनाए भी हैं।
ब्रॉन्ज और स्टोन्स में, ब्रॉन्ज कह रही हूँ सॉरी, स्टोन में बनाए थे और इसमें मार्बल में, संगमरमर में बनाए थे। अजप्शन है मॉन्यूमेंट टू बाल्जाक, ऑगस्ट रॉडिन की मूर्ति शिल्प है जो फ्रांसीसी उपन्यासकार बाल्जाक की स्मृति में निर्मित है। रॉडिन के अनुसार इस कृति में लेखक की भौतिक रूपरेखा की बजाय लेखक के व्यक्तित्व विशेषता पर ध्यान दिया गया है। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है आलोचना के पश्चात समाज द्वारा इस मॉडल को स्वीकार कर लिया गया। यह मॉडल ब्रॉन्ज में निर्मित है और इसे तुरंत बुलेवार्ड द मोपारनास पर स्थापित कर दिया गया। अजप्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। एस नंदगोपाल कौन थे? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, एस नंदगोपाल कौन थे? देखिए किसी किसी पता है, मैं वेट करती हूँ, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आप कमेंट कीजिए कि एस नंदगोपाल कौन है। एस नंदगोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है। नंदगोपाल की मूर्तिकला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्षी होती है जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। देखिए एस नंदगोपाल थे जो वो बेसिकली बिलोंग करते थे, इनके फादर हैं जिन्होंने चोला मंडल ग्रुप का इन्वेंशन किए। चोला मंडल ग्रुप का इन्वेंशन कब हुआ है? 1966 में। कौन हुए इनके फादर? ऑफ कोर्स केसीएस पानिक्कर। ठीक, केसीएस पानिक्कर थे, राइट। तो केसीएस पानिक्कर के बेटे थे एस नंदगोपाल। अब आप कभी नहीं भूलेंगे एस नंदगोपाल को। इनका बहुत फेमस है मेमोरी ऑफ हीरो। मेमोरी ऑफ हीरो को भी नहीं भूलना है, किसका है? एस नंदगोपाल का है। मेमोरी ऑफ हीरो में आप देखिएगा इन्होंने मिक्स मीडिया इंस्टॉलेशन का यूज़ करके एक म्यूरल टाइप में बनाए हुए हैं और बेसिकली फेमस रहते हैं स्कल्प्टर आर्टिस्ट के रूप में। एक फेमस मूर्तिकार हैं एस नंदगोपाल, ठीक है। और केसीएस पानिक्कर के बेटे थे। और ये अजप्शन और रीजन हियर द बोथ आर करेक्ट, दोनों सही बात है क्योंकि वो एक सामान्यतः मूर्तिकार तो रहे थे, उन्होंने प्रत्यक्ष होते हुए मद्रास कला आंदोलन की विशेषता भी की है। अजप्शन में पूछा जा रहा है दुनिया भर के अनेक अनेक प्रसिद्ध लोगों पशुओं पर आधारित हैं। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया भर में जितने भी लोगोज हैं, कोई भी लोगो डिज़ाइन होता है तो देखते हैं उसमें एनिमल्स का या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को कैप्चर किया जाता है एज ए सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए अजप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब रीज़न देख लेते हैं। पशु छवियां किसी कंपनी या उत्पादक की स्वत्व विशेषताओं को दर्शाने में अत्यधिक प्रभावी प्रसिद्ध हैं। सो हियर द बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अजप्शन में पूछा जा रहा है पार्ट आकृतियों का उपयोग ग्राफिक डिजाइन की परिभाषा में केंद्र बिंदु रहा है। अजप्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। इन दोनों के सम्मिश्रण से ग्राफिक संभावनाएं कई गुण कम हो जाती हैं। देखिए गुण कम हो जाना मतलब निगेटिविटी में ये क्वेश्चंस आ गए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। अजप्शन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है, देख लेते हैं। सो assumption इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन। assumption में पूछा जा रहा है अधिकांश डिजाइन स्कूलों के पाठ्यक्रम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि चीजें अच्छी कैसी दिखें। बिल्कुल सही बात है। अधिकांश डिजाइन स्कूलों के पाठ्यक्रम पर ये जोर दिया जाता है कि चीजें अच्छी कैसे दिखें, ठीक है। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट डिजाइन्स का मेन टारगेट क्या होता है? वो ब्यूटी को कैप्चर करना है, एनालिटिक लाइक जो व्यूवर्स देखे तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छी कैसे दिखें, अट्रैक्टिव। और रीजन में पूछा जा रहा है ग्राफिक अभिकलर डिजाइन की भूमिका का महत्व यह है कि यह सूचनाओं को कुशलता तथा सटीकता से प्रस्तुत करेगा कि उसे अच्छा प्रदर्शित करें। सो हियर द बोथ आर करेक्ट। अजप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो फाइनली आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन कह रही हूँ, सॉरी, 2017 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी 2016 क्वेश्चन पेपर। सो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।